स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 22 और 23 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे चर्चा करते हैं। कल कुछ आवश्यक कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से बेसिकली देखा जाए तो क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, तो आज उस क्लास को भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और आज 23 जुलाई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस करंट अफेयर को देखा जाए तो हम लोगों ने मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा है। जिस मासिक पैकेज को ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करेंगे तो वहां से आप हमारा मासिक पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक कर जो हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कौन कौन से आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। पहली खबर देखा जाए तो आईआईटी कानपुर में हरित हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। यहां पर देखा जाए जो हरित हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको कहां पर स्थापित किया जाएगा तो आईआईटी कानपुर में स्थापित किया जाएगा। आपके यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में देखा जाए जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, यहां पर देखा जाए ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में। ठीक है, मुख्य परीक्षा में देखा जाए आपके सवाल डायरेक्टली यहां से बन सकता है। जीएस पेपर 6 में, जीएस पेपर 6 में देखा जाए ग्रीन एनर्जी से संबंधित सवाल डायरेक्टली यहां से पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024। अब उत्तर प्रदेश के द्वारा देखा जाए हरित हाइड्रोजन नीति कब लाई गई थी, ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो ये जाने रहिए कब लाई गई थी। जो उत्तर प्रदेश में हरित हाइड्रोजन नीति थी ये 2024 में लाई गई थी। इसी के अंतर्गत देखा जाए तो इनोवेटिव एंड इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये जो इकोजेन है ना, इकोजेन, इकोजेन का पूर्ण रूप क्या है आपको पता चल गया, इनोवेटिव एंड इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, और उत्कृष्टता केंद्र है ये इकोजेन जो है बेसिकली क्या है, ये उत्कृष्टता केंद्र है और कहां पर स्थापित किया जा रहा है, आईआईटी कानपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक, ऑल क्लियर। चलिए देखते हैं, इस केंद्र का नेतृत्व डॉक्टर प्रबोध वाजपेयी, ठीक है, डॉक्टर प्रबोध वाजपेयी करेंगे और इसे उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा के स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, यूपी नेडा के द्वारा देखा जाए इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इसका नेतृत्व डॉक्टर प्रबोध वाजपेयी करेंगे। कहां पर स्थापित किया जाएगा, आईआईटी कानपुर में स्थापित किया जाएगा। ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और आपकी मुख्य परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो केंद्र का उद्देश्य जो ये हरित हाइड्रोजन केंद्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, वितरण, उपयोग और प्रणाली एकीकरण पर अनुसंधान कर उत्पादन लागत को कम करना तथा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से देखा जाए तो इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, आगे देखा जाए हरित हाइड्रोजन का उत्पादन सौर एवं पवन ऊर्जा से प्राप्त बिजली द्वारा जल के विद्युत अपघट्ट से किया जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन नहीं होता है। बेसिकली देखा जाए जो जैसे अभी हाइड्रोजन ट्रेन चली है, हाइड्रोजन ट्रेन जो चली है जिंद से सोनीपत के बीच में, वहां पर जो मुख्य उत्सर्जन हो रहा है किसका हो रहा है, मुख्य उत्सर्जन देखा जाए तो पानी का हो रहा है। ठीक है, मुख्य उत्सर्जन किसका हो रहा है, पानी का हो रहा है। तो यहां पर देखा जाए जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है जब आप इसका उपयोग करते हैं तो मुख्य उत्सर्जन जो होता है वो हाइड्रोजन का ही होता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है और ये जो भारत का लक्ष्य है कि जो शून्य कार्बन उत्सर्जन, अब शून्य कार्बन उत्सर्जन के बारे में मैंने आपको समझाया भी है कि जो शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है इसका मतलब ये नहीं है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्पादन एकदम होगा ही नहीं, शून्य जीरो कर देंगे, जीरो नहीं करेंगे। मतलब इसका ये है कि जितना CO2 उत्पादित हो रहा है उतना CO2 को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। ठीक है, अवशोषित कर लिया जाएगा बेसिकली, तो उसी को कहा जाता है शून्य कार्बन उत्सर्जन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है, मिशन गोल्डन स्पाइस एकीकृत लाकाडोंग हल्दी मूल्य श्रृंखला संवर्धन परियोजना स्टार्ट हुई है। अब ये जो मिशन गोल्डन स्पाइस है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर देखा जाए तो योजना और मिशन से संबंधित सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और योजनाओं के बारे में आपको हमेशा कहता हूं कि योजनाओं से संबंधित सवाल जो बजटीय प्रावधान होते हैं वो योजनाएं आपको याद करनी होती है, प्लस नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा देखा जाए जो योजनाएं प्रारंभ की गई वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो ट्रेडिशनल योजनाएं होती हैं वो योजनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो योजनाओं का 3 प्रकार बता दिया आपको और इसमें भी देखा जाए
जो एकदम क्रिस्टल क्लियर, या तो बजटीय जब आप लेटेस्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा उस योजना के बारे में पूरी जानकारी, किससे संबंधित है, कितना एलोकेट किया गया, ये सारी चीजें देखनी होती है। जब आप देखा जाए तो 2014 के 2026 के बीच की योजनाएं देखते हैं तो उसमें किसके कितने साल पूरे हो गए हैं, कब प्रारंभ की गई थी और मुख्य उद्देश्य क्या था, सिर्फ इतना पढ़ना है। और जो ट्रेडिशनल योजना है, पुरानी योजना है, उनका सिर्फ आपको दिवस पढ़ना होता है, सन पढ़ना होता है कि कब वो प्रारंभ हुई थी। बस यही आपका कोर एरिया होता है, यही सवाल पूछे जाते हैं। आपको कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। सीधा सीधा पूछेगा स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना कब संचालित थी, मतलब कब से प्रारंभ हुई। ठीक है, उसी प्रकार से गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया। ये सारी चीजें देखा जाए जो ट्रेडिशनल योजनाएं होती हैं, सिंपल सा सिर्फ उनका सन पूछता है। ठीक, चलिए, तो हमने आपको योजनाओं को पढ़ने का तरीका बता दिया। आगे देखते हैं खबर क्या है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के द्वारा नई दिल्ली में 175.45 करोड़ रुपए की 45 करोड़ रुपए की लागत से मिशन गोल्डन स्पाइस परियोजना प्रारंभ किया गया है। अब ये जो मिशन गोल्डन स्पाइस परियोजना है, इसको प्रारंभ कहां से किया गया, नई दिल्ली से। किसके द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कॉनराड संगमा के द्वारा। बात की जाए तो 2025 से 30 की 5 वर्षीय इस परियोजना का उद्देश्य भौगोलिक संकेतक प्राप्त, जीआई टैग प्राप्त लॉकडोंग हल्दी, ठीक है, यहां पर देखा जाए जो लॉकडोंग हल्दी है, इसके वैश्विक स्तर पर प्रीमियम मसाले के रूप में स्थापित करना है। ठीक, कुछ इस प्रकार से दिखती है लॉकडोंग हल्दी। और ये कहाँ का देखा जाए मुख्य उत्पाद है, तो ये मेघालय का, ठीक है, मेघालय का देखा जाए तो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सन पूछा जा सकता है किस राज्य से संबंधित है, तो ये मेघालय से संबंधित है। और जो मेघालय है आप जानते ही हैं, मेघालय में मुख्य रूप से 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। अब यहां पर देखा जाए जो गारो, खासी, जयंतिया है, ये ना सिर्फ पहाड़ियां ही हैं, यहाँ पे ये जनजातियां भी हैं। ठीक है, ये जनजाति भी है, सवाल भी पूछा जा चुका है। और सबसे मतलब देखा जाए मजे की बात तो ये है कि इसका क्रम भी पूछा गया है। ठीक है, पूर्व से जो पूछा जाता है ना कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, इनको सिस्टमैटिक रूप से अरेंज करने के लिए तो सिर्फ आपको गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया आप जानते ही हैं, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है ग्लोब पर। तो गारो पहले आता है, फिर खासी, फिर जयंतिया, यानी कि पूर्व में देखा जाए सबसे पहले कौन सी पहाड़ी आती है, जयंतिया आती है। चलिए आगे देखते हैं। परियोजना को मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ीकरण के विस्तार के साथ 2 चरणों में लागू किया जाएगा तथा वित्त पोषण पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा मेघालय सरकार के द्वारा किया जाएगा। यहां पर देखा जाए लकाडोंग हल्दी मुख्यतः मेघालय के पश्चिमी जयंतिया हिल्स एवं पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के अंतर्गत लगभग 2600 हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए जो भारत के मसाला है उनको वैश्विक स्तर पर देखा जाए प्रीमियम क्वालिटी के मसाला उत्पाद के रूप में स्थापित करने के लिए यह मिशन गोल्डन स्पाइस स्टार्ट किया गया है। 5 वर्षीय योजना है, ये याद रखिएगा, 5 वर्षों के लिए इस परियोजना को स्टार्ट किया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अली रेजा फिरोजज, ठीक है, अली रेजा फिरोजजा ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब जीत लिया है। बात की जाए तो फ्रांस ईरान के ग्रैंड मास्टर अली रेजा फिरोजजा ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीता है। अंतिम दौर में उन्होंने अर्जुन एरिगेसी के साथ मुकाबला ड्रा खेला। बात करें तो अर्जुन एरिगेसी को खिताब जीतने के लिए अंतिम मुकाबले को जीतना आवश्यक था, लेकिन यहां पर देखा जाए 41 चालों के बाद ड्रा खेल रहे और उपविजेता रहे। ठीक है, 41 चाल खेले और ड्रा खेला और लास्ट में देखा जाए उपविजेता बने। उपविजेता कौन बने, अली रेजा फरूजजा बने। यहां पर देखा जाए डी के 7 दौर में एक भी जीत नहीं दर्ज कर सके और 4 ड्रा तथा 3 हार के साथ अंतिम स्थान पर रहे। यहां पर देखा जाए प्रतियोगिता के बाद अर्जुन एरिगेसी को भारत के नंबर 1 तथा विश्व के नंबर 9 खिलाड़ी बनने का संभावना यहां पर व्यक्त की है। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। अनुराग जैन बने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यहां पर देखा जाए कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान की है। देखा जाए तो उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 2 वर्ष अथवा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। यहां पर बात करें तो अनुराग जैन वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं तथा इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में भी महत्वपूर्ण दायित्व निभा चुके हैं। देखा जाए तो वे लोक नीति एवं प्रशासनिक सुधार के विशेष अधिकारियों में गिने जाते हैं तथा हाल ही में
1 वर्ष का सेवा विस्तार भी उन्हें प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से नाम याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, सीईओ कौन बने हैं, नीति आयोग के अनुराग जैन बने हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में असैन्य परमाणु कार्यक्रम समझौता हुआ है। यहां पर बात की जाए 23 जुलाई 2026 को, 23 जुलाई 2026 को अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में असैन्य परमाणु कार्यक्रम स्थापित करने हेतु एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन हुआ है। 30 वर्षीय इस समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में यूरेनियम संवर्धन सुविधा स्थापित करने में सहयोग कर सकती हैं। देखा जाए तो समझौते का उद्देश्य अमेरिकी परमाणु उद्योग में अरबों डॉलर के निवेश को बढ़ावा देना तथा ऊर्जा सहयोग को मजबूत करना है। यहाँ पर बात करें इस प्रस्ताव का अमेरिकी सांसदों और इजराइल ने संभावित परमाणु हथियार प्रसार की आशंका के कारण विरोध भी किया है। यानी कि जो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जो परमाणु समझौता हुआ है, बेसिकली देखा जाए असैन्य, अभी तो कहा जा रहा है कि असैन्य परमाणु कार्यक्रम समझौता है, लेकिन संभावना यहाँ पर जो कुछ अमेरिकी सेनेटर्स हैं तथा इजराइल के द्वारा व्यक्त की जा रही है कि इसका सैन्य उपयोग भी किया जा सकता है, इस वजह से समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में समझौता हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका ने जेनरिक दवाओं पर नए टैरिफ योजना की घोषणा की है। यहाँ पर देखा जाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2026 से आयातित जेनरिक दवाओं पर 2 वर्ष तक शून्य टैरिफ लागू रहेगा। यहां पर बात करते हैं तो अगस्त 2028 से 100% और अगस्त 2029 से 200% टैरिफ लागू किया जाएगा, ताकि अमेरिका में घरेलू जेनरिक दवाएं उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, अभी क्या है कि 1 अगस्त 2026 से अगले 2 वर्ष तक शून्य टैरिफ को लागू, मतलब शून्य टैरिफ जो है जेनरिक दवाओं पर शून्य टैरिफ लगता था, तो ये 2 साल तक तो लागू रहेगा। लेकिन जैसे ही 2028 लगेगा, अगस्त 2028, तुरंत ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा टैरिफ। और उसी प्रकार से देखा जाए जैसे ही अगस्त 2029 आएगा, तुरंत ये कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। बात की जाए तो इस निर्णय का सबसे अधिक प्रभाव भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अमेरिका को जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत जो है ये अमेरिका में सबसे, एक प्रकार से देखा जाए तो जेनरिक दवाओं में भारत पूरे विश्व को लीड करता है। ठीक है, और इस प्रकार से अमेरिका में देखा जाए जो दवा कंपनियां हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है आने वाले कुछ सालों में। वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को लगभग 9.7 अरब अमेरिकी डॉलर की मूल्य की दवाओं को निर्यात किया था, जो भारत की कुल दवा निर्यात का लगभग 38% था। यानी कि जो दवा निर्यात भारत करता है, फार्मास्यूटिकल निर्यात जो भारत के द्वारा किया जाता है, उसमें 38% हिस्सा अमेरिका को ही निर्यात किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तीनों सेनाओं का पहला महिला समुद्री प्रशिक्षण अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। यहां पर बात करते हैं 23 जुलाई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 341 दिनों में 25,500 नॉटिकल मील की यात्रा पूरी कर लौटी तीनों सेनाओं की 9 महिला अधिकारियों का स्वागत किया। यहां पर देखा जाए यह अभियान 11 सितंबर 2025 को मुंबई से भारतीय सेना के सेलिंग वेसल त्रिवेणी से प्रारंभ हुआ था। देखा जाए तो अभियान के दौरान दल ने 4 समुद्रों, 2 बार भूमध्य रेखा तथा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उसको भी पार करते हुए सभी अंतरराष्ट्रीय समुद्री मानकों का पालन किया। यह अभियान नारी शक्ति, त्रिसेवा समन्वय तथा भारतीय सशस्त्र बलों के समुद्री क्षमता के महत्वपूर्ण प्रतीक माना जा रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अब ये जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस होता है ये कब मनाया जाता है, तो हर साल 23 जुलाई का जो दिन होता है, यानी कि आज देखा जाए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस देखा जाए 23 जुलाई को मनाया जाता है। बात करें तो इसी दिन 1927 में मुंबई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने भारत का पहला संगठित रेडियो प्रसारण प्रारंभ किया था। यहां पर देखा जाए 1930 में इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज और 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ठीक है, ये जो ऑल इंडिया रेडियो है मूल रूप से देखा जाए तो 1927 में मुंबई में स्थापित हुआ था, और इसका पूर्व में देखा जाए जब स्थापित हुआ था इसका नाम क्या था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी था। ठीक है, और इसने अपना भारत में पहला संगठित रेडियो प्रसारण प्रारंभ किया था 1930 में। इसका नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर दिया गया और 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। यानी कि AIR रेडियो जो आप सुनते हैं आकाशवाणी वगैरह, मूल रूप से अस्तित्व में 8 जून 1936 को आया था। यहां पर देखा जाए 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आधिकारिक रूप से आकाशवाणी नाम दिया गया। ठीक है, आकाशवाणी नाम दिया गया, और यह दिवस कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं के प्रसार एवं सांस्कृतिक संरक्षण में रेडियो प्रसारण के योगदान को रेखांकित भी करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस होता है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है। कब मनाया जाता है, तो 23 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने 5,757 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यहां पर देखा जाए तो 21 जुलाई 2026 को पर्यटन मंत्रालय ने 5,757 करोड़ रुपए की लागत से 117
पर्यटन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य पर्यटन स्थलों का विकास करना, विरासत एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, ग्रामीण पोर्टल को बढ़ावा देना है। यहाँ पर देखा जाए योजना के तहत बेहतर संपर्क व्यवस्था एवं आधुनिक पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिसमें पूर्वोत्तर भारत तथा कम विकसित पर्यटक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर बात की जाए तो इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन स्वदेश दर्शन योजना तथा तीर्थ यात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अधिनियम प्रसाद, ठीक है, जो प्रसाद है, इस प्रसाद योजना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रसाद योजना का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल फॉर्म आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। यहां पर प्रसाद का पूर्ण रूप भी लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। भारतीय मूल के कनिष्क नारायण ब्रिटेन के पहले एआई मंत्री बने, ठीक है। ब्रिटेन में पहले एआई मंत्री कौन बने हैं? या भारतीय मूल के हैं, नाम क्या है इनका? कनिष्क नारायण इनका नाम है। यहाँ पर बात करते हैं 20 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के सांसद कनिष्क नारायण को ब्रिटेन का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री नियुक्त किया गया है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रबल संभावना है कि यूपी पीसीएस 2026 में ये नाम नियुक्तियों के दृष्टिकोण से पूछा जाए आपसे परीक्षा में, ठीक। नियुक्तियों के दृष्टिकोण से यह नाम बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा। ये देखा जाए तो यह नियुक्ति प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम के मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान की गई। इससे पहले वे सितंबर 2025 से एआई एवं ऑनलाइन सुरक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे। बात करें, कनिष्क नारायण का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था और 12 वर्ष की आयु में वो परिवार के साथ वेल्स चले गए थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, जो लोग बीपीएससी देने जा रहे हैं, ठीक, बीपीएससी चूंकि आपकी जो परीक्षा है वो पोस्टपोन हो गई है, वो पोस्टपोन हो गई है और संभावना है कि सितंबर के लास्ट वीक पे आपकी परीक्षा हो, ठीक है। तो अभी आपके पास 2 महीने का समय है, सितंबर के लास्ट वीक में आपकी परीक्षा है। तो ऐसे में देखा जाए ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कनिष्क नारायण का कहाँ के जन्मे हैं ये? तो मुजफ्फरपुर बिहार के जन्मे हुए हैं। बात करें तो 2024 में वे वेल्स में पहले अल्पसंख्यक सांसद बने तथा राजनीति में आने से पहले ब्रिटिश सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य भी कर चुके हैं। आगे देखते हैं, फ्रांस में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए 21 जुलाई 2026 को फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है, जो 1 सितंबर 2026 से लागू होगा, ठीक है। देखा जाए तो नए नियम के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे माता पिता की सहमति के बिना सोशल मीडिया पर खाता नहीं बना सकेंगे। यहाँ पर बात की जाए, इस कानून का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, साइबर बुलिंग को रोकना तथा बच्चों के सुरक्षित डिजिटल उपयोग को बढ़ावा देना है। नियमों के उल्लंघन करने वाले सोशल मीडिया मंचों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा ताकि शैक्षिक एवं वैज्ञानिक मंचों पर इस प्रतिबंध से बाहर रखा जा सके, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, महाराष्ट्र में भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य बनेगा। अब ये जो एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य है, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो ये पर्यावरण करंट अफेयर के अंतर्गत आता है और भारत का पहला इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा देखा जाए एआई संचालित है, इस वजह से साइंस टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात की जाए तो 21 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के थाड़े क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य में भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की है, जिसके लिए 45 करोड़ रुपए स्वीकृति भी प्रदान की गई है। यहां पर बात करें तो इस परियोजना में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े पैमाने पर उपयोग पक्षी संरक्षण तथा अभ्यारण्य प्रबंधन के लिए किया जाएगा। यहां पर बात करें तो लगभग 20.09 हेक्टेयर क्षेत्र में एआई आधारित पक्षी पहचान एवं निगरानी केंद्र स्थापित होगा, जिससे रियल टाइम ट्रैकिंग प्रजातियों की पहचान संभव हो सकेगी। देखा जाए तो परियोजना का उद्देश्य पक्षी संरक्षण को आधुनिक तकनीकी से सशक्त बनाना तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है और इसी उद्देश्य से देखा जाए तो यह महाराष्ट्र में भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य बनाया जाएगा, ठीक है। अगली खबर पर चर्चा करें, मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। यहां पर देखा जाए तो 22 जुलाई 2026 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। यहां पर बात करें तो बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? एस जयशंकर के द्वारा किया गया। उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से द्विपक्षीय मुलाकात भी की। बैठक में मुक्त एवं खुले इंडो प्रशांत, समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, आतंकवाद रोधी सहयोग तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत पर विशेष जोर दिया गया। क्वाड एक अनौपचारिक चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद है,
जिसके सदस्य भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो यहां पर क्वाड में कौन कौन से मेंबर है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ये क्वाड आपके मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्य परीक्षा जीएस 2 में सवाल आपके पीवाईक्यू में, क्वाड से संबंधित सवाल पीवाईक्यू में 2 बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो कॉमनवेल्थ 2026 की ध्वजवाहक होंगी। यहां पर देखा जाए तो 23 जुलाई 2026 से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ खेल 2026 का उद्घाटन होगा, जो 2 अगस्त 2026 तक चलेगा। आज देखा जाए प्रारंभ हो रहा है ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स और यहां पर 2 अगस्त 2026 तक ये चलेगा। मीराबाई चानू उद्घाटन समारोह में तिरंगा लेकर चलेंगी, जबकि लवलीना बोरगोहेन किंग्स बैटन के साथ भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेंगी। बात करें तो भारत की ओर से 125 खिलाड़ी, जिसमें 77 पुरुष और 48 महिलाएं 13 खेलों की विधाओं में पार्टिसिपेट करेंगे। इस संस्करण में केवल 10 खेल शामिल किए गए हैं, जबकि बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती, क्रिकेट और टेनिस को शामिल नहीं किया गया है। यहां पर आपको याद रखना है कि इस जो संस्करण आयोजित किया जा रहा है ग्लासगो में, इसमें केवल 10 ही खेल सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, इसके पहले क्या था कि ऑस्ट्रेलिया, देखा जाए जो ऑस्ट्रेलिया था वो इसका नेतृत्व करने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया कुछ आर्थिक तंगियों के कारण, तो इस वजह से ग्लासगो में इसको आयोजित किया जा रहा है। और बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती, क्रिकेट और टेबल टेनिस को सम्मिलित नहीं किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त हुआ इसको, आईएनएस मालवन को। यहां पर देखा जाए जो आईएनएस मालवन है, 22 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना ने आईएनएस मालवन को कर्नाटक के कारवार में औपचारिक रूप से कमीशन किया। आईएनएस मालवन माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, जिसका मुख्य कार्य उथले क्षेत्रों में, जो उथले समुद्री क्षेत्र है उसमें दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना तथा उन्हें नष्ट करना है। यहां पर देखा जाए यह लाइट वेट टारपीडो, आरबीयू 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर तथा अन्य आधुनिक हथियार प्रणालियों से सुसज्जित है तथा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा लगभग 80% स्वदेशी सामग्री से निर्मित किया गया। यानी कि देखा जाए ये पूर्ण रूप से स्वदेशी तो नहीं है, लेकिन 80% स्वदेशी सामग्री यहां पर यूज की गई है। और जहाज का नाम महाराष्ट्र के तटीय शहर मालवन के नाम पर रखा गया। महाराष्ट्र का एक तटीय शहर है मालवन, उसी के नाम पर इसका नाम आईएनएस मालवन रखा गया है। तथा जो कमीशनिंग समारोह था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? इसकी अध्यक्षता यहां पर देखा जाए तो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के द्वारा की गई है। अमरप्रीत सिंह के द्वारा देखा जाए, जो हमारे एयर मार्शल है अमरप्रीत सिंह, उनके द्वारा यहां पर देखा जाए जो ये कमीशनिंग सेरेमनी थी उसकी अध्यक्षता की गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस करंट अफेयर में हम लोगों ने देखा 22 जुलाई और 23 जुलाई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन पर चर्चा की। कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहां पर देखा जाए आईआईटी कानपुर में स्थापित हरित हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र यानी कि इकोजेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, वितरण और उपयोग पर अनुसंधान करना, कोयला उत्पादन को बढ़ावा देना या फिर जैव ईंधन के निर्यात को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 2 है मिशन गोल्डन स्पाइस परियोजना किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद से संबंधित है? नागपुर संतरा से, दार्जिलिंग चाय से, लकाडोंग हल्दी से या फिर कश्मीरी केसर से। ठीक है, अब ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, परीक्षा में डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत, अनुराग जैन, राजीव कुमार, टीवी सोमनाथन। चौथा सवाल है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 8 जून, 23 जुलाई या 14 नवंबर। और अंतिम सवाल हमारा है पांचवा, मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। कौन सा सदस्य यहां पर देखा जाए क्वाड का मेंबर नहीं है? ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा गया है। और यहां पर हम बात करें तो ये सवाल आपसे परीक्षा में एक बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, एमपीपीसीएस में पूछा है। ठीक है, एमपीपीसीएस में ये सवाल पीवाईक्यू में आ चुका है। तो इस प्रकार से ये सवाल आपसे परीक्षा में जो पूछे गए, मतलब आज इस क्लास में जो पूछे गए हैं, इनका उत्तर दीजिएगा। और वीडियो जब समाप्त होगा, जब आप पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो के एंड में आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है? कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है डन, यानी कि आज का वीडियो आपका कंप्लीट हो गया। और अनावरत रूप से वीडियोस आप देखते रहें, इससे आपका करंट अफेयर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी तैयार होता रहेगा। और करंट अफेयर लगातार पढ़ने से फायदा ये होता है कि जब आप जीएस मेंस लिखते हैं, मुख्य परीक्षा जब लिखते हैं, तो मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आपको एग्जाम्पल और उदाहरण केस स्टडीज आपके डेली तैयार होते रहते हैं। ठीक है, तो उन उदाहरण, एग्जाम्पल, डेली केस स्टडीज को तैयार करने के लिए करंट अफेयर की कोई ना कोई एक सीरीज आपको प्रतिदिन फॉलो करनी होती है। न्यूज़पेपर फॉलो करना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में ही सारी चीजें रहती है। और उन न्यूज़पेपर
को हम लोग कंपाइल करने का पूरी तरीके से प्रयास करते हैं कि आपके न्यूज़पेपर में जितनी महत्वपूर्ण खबरें हैं, ताकि आपको न्यूज़पेपर ना पढ़ना पड़े, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें होती हैं जो आपको स्किप करनी होती है। पूरे न्यूज़पेपर में गिन के 4, 6, 10 खबरें ही आपके लिए होती हैं, जबकि न्यूज़पेपर 24 पेज का होता है। तो 24 पेज में जो आपके लिए पूरी छाँट कर लाई जाती है, चुन के लाई जाती हैं, वो खबरें यहाँ पर आपको प्रस्तुत की जाती हैं। करंट अफ़ेयर की वीडियोज़ को लगातार आप देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा भी करिएगा और क्लास एंड होने पर डन ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।